हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। देखिए, सीजन चल रहा है नोबेल प्राइज़ का। पिछले क्लास के अंदर हमने देखा फिजिक्स में नोबेल किसको मिला और क्यों मिला। इस क्लास में देखेंगे केमिस्ट्री नोबेल इस साल का किसको मिला है, क्या उस इंसान ने, साइंटिस्ट ने इजाद किया था। वैसे साइंटिफिक थीम का आर्टिकल है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, प्रोटीन से, है ना, इन सब चीज़ों से। लेकिन कोशिश क्या करेंगे, इसको आसान भाषा में कैसे समझा जाए, कहानी की तरह, हिंदी फिल्मों की स्टोरी होती है ना, वैसे इस आर्टिकल को प्रोसेस करना आपको सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इसको क्विज के साथ में। इसी क्लास के ऊपर बेस्ड दीज आर योर क्वेश्चंस। पैराजंबल भी है ऊपर, बीच में कॉम्प्रिहेंशन, फिर वोकैब और लास्ट में ग्रामर। तो पूरा पैकेज आपको मिलेगा क्लास में। मन से पूरे जोश के साथ में क्लास को लेना, लास्ट में आपको 10 में से 10 मार्क्स मिले, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्विज लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी बायोलॉजी ट्रांसफॉर्म्ड। बायोलॉजी क्या होती है? जीव विज्ञान। देखिए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस, बायो का मतलब होता है जीवन या लाइफ। तो जीव विज्ञान यानी लाइफ के साइंस को बोलते हैं बायोलॉजी, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और ट्रांसफॉर्म बड़ा ही आसान वर्ड है। देखिए, ट्रांस का मतलब है बियॉन्ड यानी पार, फॉर्म का मतलब होता है रूप। जब आप एक रूप से दूसरे रूप में चले जाते हैं, फॉर्म को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है पार करके फॉर्म को बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। किसी चीज़ में बड़ा बदलाव आना, चेंज आना। कह रहा है जी अब बायोलॉजी भी बदल जाएगी, जीव विज्ञान में एक बड़ा परिवर्तन आएगा इस नई खोज के साथ में, जिसको मिला है इस साल का नोबेल। अब क्या खोज है भाई ये? कह रहा है जी नोबेल फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइजेस अ बिग एडवांस। कह रहे जो नोबेल प्राइज़ है इस साल का, और किस चीज़ के लिए है भाई? डिटर्मिन करने के लिए है, निर्धारित करने के लिए है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करना यानी आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसा इक्विपमेंट बना दिया जो आसानी से बता सकता है कि कौन सा प्रोटीन कैसे बना है ना, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे जुड़े हुए हैं, उसमें कितने सब पार्ट्स हैं, 15 पार्ट्स हैं, 20 पार्ट्स हैं, 50 पार्ट्स हैं। तो ये डिटर्मिन करने का काम हो गया प्रोटीन स्ट्रक्चर को। कह रहा है इस तरीके से ये जो काम है ना, और उसके लिए जो नोबेल मिला है, वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, एक्नॉलेज करता है एक बहुत बड़ी एडवांस को, एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस को। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर जैसे ही हमें पता लगी 1-2 साल पहले हमें, है ना, सिस्टम हमारे हाथ में आया, जीव विज्ञान में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। और नोबेल इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके एक्नॉलेज करता है इसको, ठीक है ना, इसको पहचान देता है। नोबेल की वर्ब है रिकॉग्नाइज बिग एडवांस यानी बड़ी इंप्रूवमेंट, बड़ी सक्सेस, बड़ी कामयाबी। एडवांस का मतलब आगे बढ़ रहे हैं, बिग एडवांस मतलब बड़ी कामयाबी, बहुत आगे बढ़ गए आप। बड़ी कामयाबी के लिए, बड़े फेलियर के लिए और बड़ी उपलब्धि के लिए 3 वन वर्ड्स हैं। वीडियो को यहीं पॉज करें, लेक्चर को, और एक बार खुद से देखो आपको कितने याद हैं। करवा दूं अब? जिनको याद है कमेंट्स में डालना, लिखोगे, बार बार सोचोगे तभी दिमाग में बैठेंगे ना। बड़ी कामयाबी को बोलते हैं ब्रेक थ्रू, ठीक है। बड़ी नाकामयाबी या असफलता को बोलते हैं फियास्को। एक और वर्ड भी है इसके लिए, डिबैकल। और एक तीसरा भी लिख देता हूं, ये भी कई बार देखोगे आप, सेटबैक। ठीक है, बड़ी जो है असफलता के लिए, और बड़ी अचीवमेंट के लिए, उपलब्धि के लिए एक वर्ड अंग्रेजी में फीट, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कारनामा। ठीक है, वैसे तो ये सक्सेस की जैसा ही है, लेकिन कारनामा अलग चीज़ हो गई ना, कुछ अचीव करके आपने दिखाया। तो बड़ी फीट यानी बड़ा कारनामा यानी FEAT, फीट। तीनों वन वर्ड्स याद रखना, बार बार आते हैं एग्जाम्स के अंदर, देखे होंगे आपने, आज के क्विज में भी मैंने इनको डाल दिया है। अब जल्दी से आगे बढ़े और आ जाओ इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालें। सारे मोटे मोटे भारी भरकम वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को जरूर से एक लाइक देना, आपके लाइक्स के ऊपर ही इस क्लास को इसी क्वालिटी के साथ में हर रोज लाया जा सकता है। बुक की सेल अभी एक्टिव है मॉक टेस्ट पासेस पे। 439 रुपीज़ में आपको प्रो पास मिल रहा है। नॉर्मल पास में मिलते हैं 70,000 मॉक टेस्ट, और प्रो पास में मिलते हैं आपको 70,000 मॉक टेस्ट प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक सिंगल पास में ही सभी के सभी एग्जाम्स कवर्ड हो जाएंगे। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा लिंक टेक्स्ट बुक का, लिंक पे करें क्लिक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो, आपको कूपन लगाना है YT10,
इस कूपन को लगाते ही आपका 439 में आपको प्रो पास भी मिल जाएगा इसी कूपन के सहारे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड होंगे मॉक के फॉर्म में। जो भी पास आप लेना चाहें, यूज द कूपन कोड YT10 एंड टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। चलिए वोकैब शीट है अपनी। मेटामॉर्फोज, अजीब सा वर्ड है, देख रहे होंगे आप। मेटामॉर्फोज बड़ा आसान वर्ड है। देखिए मेटा मतलब बड़ा, मेटा मतलब बड़ा, मॉर्फ यानी फॉर्म यानी रूप। मॉर्फ एक रूट अंग्रेजी में, ये रूप यानी फॉर्म को बताती है। और मॉर्फोज यानी फॉर्म का बदल जाना, दूसरी फॉर्म में आ जाना। अगर किसी चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, रेडिकल चेंज आ जाए, कंप्लीट चेंज आ जाए स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उस बदलाव लाने को बोलते हैं मेटामॉर्फोज करना। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म जो आपने वर्ड देखा था वो आसान भाषा में समझ लो, मेटामॉर्फोज थोड़ी एडवांस्ड लैंग्वेज में आ जाएगा। रिसेंटमेंट अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट मेटामॉर्फोज्ड इनटू अ रिबेलियन। जो रिसेंटमेंट या रोष था, नाराजगी थी सरकार के एक्शंस के खिलाफ, वो बड़ा रूप बदल गई, बहुत बड़े तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई एक रिबेलियन में, एक बगावत में। तो नाराजगी तो अलग चीज़ है बगावत से, लेकिन वो नाराजगी ही अचानक से अपनी स्ट्रक्चर बदल करके बगावत का रूप ले बैठी। इसको ट्रांसम्यूट, ट्रांसफिगर भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म वर्ड आप आर्टिकल में देख चुके हैं। आज मेटामॉर्फोज आया नहीं है, लेकिन ब्रेक करके मैंने समझाया, जब आएगा तो ट्रांसफॉर्म से कनेक्टेड रखना। अगला वर्ड है FEAT, ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको। ब्रेक थ्रू, सेटबैक, डिबैकल, फियास्को और फीट। बड़ी कामयाबी, बड़ा कारनामा या बड़ी असफलता। तो अभी ऊपर आपने देखे थे तीनों वन वर्ड्स, उन्हीं में से FEAT, ये वन वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए इसकी स्पेलिंग देख लेना। कुछ लोग FEET लगाते हैं, फिर वो पाँव हो जाते हैं। भाई फुट मतलब एक पाँव, फीट मतलब एक से ज़्यादा पाँव, दो पाँव। तो ये FEET वाला फीट नहीं है, ये FEAT वाला है। स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग है। अगला वर्ड है जी पेन स्टेकिंग। देखिए स्टेक का मतलब होता है हिस्सा या दावा। जैसे आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है और आप 5 भाई हैं, तो सभी का कुछ क्लेम या कुछ दावा या कुछ स्टेक होगा ना उसमें, नेचुरली तो होना चाहिए ना। तो वो सभी का दावा है, स्टेक है, वहीं से वर्ड निकाला हुआ है स्टेक। और पेन का मतलब होता है जी दर्द। अगर किसी चीज़ में आपने दर्द का दावा डाल रखा है, यानी उस चीज़ में जो मिले उसके हिस्से में दर्द बहुत है। समझ पा रहे हो? किसी चीज़ के अंदर आपने इतना एफर्ट और केयर डाला है कि वो पेनफुल हो गया है आपके लिए, तो वो काम बड़ा पेन स्टेकिंग है आपके लिए। कुछ नहीं मिला उस काम से, आपको दर्द मिला, क्योंकि आपने उस काम में बहुत एफर्ट डाले थे, बहुत केयर किया था। डाइवर्स मेड अ पेन स्टेकिंग सर्च ऑफ द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड एयरक्राफ्ट। जो डाइवर्स थे, गोताखोर थे, उन्होंने एक पेन स्टेकिंग सर्च को मेक किया। एक बहुत ही एफर्ट वाली, एक बहुत ही केयरफुल वाली सर्च जो है उन्होंने, तलाश जो है, खोज की उस डिब्री की, उस मलबे की जो थी क्रैश हुए एयरक्राफ्ट की, समुद्र में गिरे हुए जहाज की। डिब्री ये वर्ड देख लेना, आज आया नहीं है। मलबे को बोलते हैं किसी भी चीज़ के टूटे फूटे रंबल को। चलिए पेन स्टेकिंग समझ चुके होंगे आप, बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी से किया हुआ काम होता है पेन स्टेकिंग। इसको मेटिकुलस, पंक्टिलियस और फास्टिडियस भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एक ही बड़ा मुश्किल याद हुआ, 3 और बता दिए। भाई ये मेटिकुलस, पंक्टिकुलस पेन स्टेकिंग के सिनोनिम है। इन दोनों में आप किसी चीज़ में परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एकदम छोटी छोटी बारीकियां जब किसी चीज़ की आप उधेड़ करके उसको समझते हैं, तो आप मेटिकुलस और पंक्टिलियस होने की कोशिश करते हैं। फास्टिडियस भी वही है। चलिए अगला वर्ड है अपने पास अम्टीन। इसको याद रखना बहुत आसान है। 13 मतलब 13, 14 मतलब 14, 17 मतलब 17, 19 मतलब 19, अम्टीन मतलब 20 नहीं, काउंटलेस। थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको कि कैसे बना दिया सर आपने, बना ऐसे ही। अम्टी नाम का एक कोड होता था मोर्स कोड में। अगर आपने पढ़ा हो मोर्स कोड क्या होता है, तो पहले के टाइम में जब फौजें एक दूसरे से बात करती थी तो मोर्स कोड एक लैंग्वेज में बात करती थी, ताकि आपकी बात कोई और सुन ना पाए वर्ड वॉर सेकंड में। तो उसमें कोड होता था अम्टी का होता था कोड ब्लैंक, खाली। तो वहीं से अम्टीन बनाया गया है। मतलब इतनी बड़ी संख्या है कि आपने उसको खाली छोड़ दिया, यानी बहुत बड़ी संख्या है, ऐसी चीज़ जो काउंटलेस हो, जिसको काउंट ना किया जा सके। अम्टी मोर्स कोड से आपने अम्टीन वर्ड को बना दिया। ये आपको थोड़ी एटमोलॉजी बता रहा हूँ मैं, वर्ड्स कैसे अंग्रेजों ने बनाए हैं। आई हैव सीन दिस फिल्म अपटीन नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने इस मूवी को देखा है काउंटलेस नंबर्स ऑफ टाइम, अनगिनत बार। अनगिनत को, काउंटलेस को इनन्यूमरेबल भी बोलते हैं। देखो न्यूमरो यानी नंबर, इन मतलब जो हो ना सके, एबल मतलब, समझ पा रहे ना, इनन्यूमरेबल जिसको नंबर ना दिया जा सके, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई संख्या ना लगाई जा सके, अनगिनत हो। चलिए ये वर्ड यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है स्प्लिंटर। ये एक वन वर्ड है, और मुझे याद है जैसे 2012 या 13 में मैंने जब एग्जाम दिया था SSC का, तो उसमें वन वर्ड आया था
चेक करना आप किसी पुराने पेपर में, है ना भाई। 11 से लेकर के 17-18 तक मैं एक्टिव था एसएससी में, हर साल देता था पेपर को, बैंक्स के भी देता था, बस ऐसे चेक करने के लिए, ठीक है ना, अपना इंग्लिश का लेवल क्या है, मैथ्स का लेवल क्या है। जॉब तो मैं 2011 से ही कर रहा हूँ, साथ में एग्जाम मैं देता रहता था हर साल। तो स्प्लिंटर वर्ड आया था वन वर्ड में, और ये वर्ड था जब कोई बॉम्ब फटता है तो उसमें से कुछ छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं, जिसमें ग्लास होगा, मेटल होगा, और वो छर्रे आसपास के लोगों को घायल करेंगे। उन छर्रों को अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लिंटर, ठीक है। अब पीस और ब्रोकन पार्ट ऑफ द होल, किसी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा कहलाता है स्प्लिंटर। तो इसको बॉम्ब से कनेक्ट करके रखना उस वन वर्ड से। द ग्लास ब्रोक एंड इट स्प्लिंटर्स फ्लू एवरीवेयर, कांच टूट गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े उड़ने लगे, फ्लू कर गए या फैल गए हर तरफ, चारों तरफ, एवरीवेयर। फ्रैगमेंट भी बोल सकते हैं छोटे टुकड़े को, यू विल सी द वर्ड फ्रैगमेंट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे सेल्स, मसल्स और सब हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, उसको बोलते हैं प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन एक तरह का नहीं है, प्रोटीन अनगिनत तरह के हैं, क्योंकि प्रोटीन बनता है 20 छोटे फ्रैगमेंट से। अगर 1 नंबर वाले को 2 नंबर वाले के पहले लगा दूं या बाद में लगा दूं तो इससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर बदल जाएगी। हो सकता है ये वाला प्रोटीन मुझे अच्छी सेहत दे और ये वाला प्रोटीन मुझे अच्छा दिमाग दे। तो प्रोटीन के अंदर जब आपने एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, 20 प्रोटीन आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो वो 20p2 याद होगा ना आपको फॉर्मूला। अगर आप इस तरीके से चलें परम्यूटेशन वाले फॉर्मूला से तो बहुत सारे प्रोटीन बन सकते हैं, लाखों करोड़ों। और हमारी प्रॉब्लम ये थी बायोलॉजी में, हमें अभी तक स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रही थी प्रोटीन की, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। लेकिन इस साल जिनको नोबेल मिला है साइंटिस्ट को, उन्होंने स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे तरीके से समझा भी दिया और एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी बना दिया जिससे आप हूबहू स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस प्रोटीन की कैसी होगी, और वो बिल्कुल करेक्टली आपको बताता है। इससे बायोलॉजी बदलती जा रही है, अब बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो रही है प्रोटीन बॉडी में कैसे काम करता है। आने वाले टाइम में प्रोटीन से हम खेल पाएंगे, जिस काम की हमारी बॉडी में कुछ कमी है वैसा प्रोटीन हम बना करके शायद बॉडी में डाल भी दें। तो इस तरह की एक नई संभावनाओं को पैदा करने के लिए जो नोबेल मिला है इन दोनों तीनों साइंटिस्ट को मिला है, और इसी चीज़ को इस आर्टिकल में बताया गया। अब बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है इसको। टोन है आज की सेलिब्रेट कर रहा है इनकी कामयाबी को, फीट को, कारनामे को, और साथ में इंफॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या हुआ है। शुरू करें। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री has been awarded to David Baker for succeeding in the seemingly impossible feat of building new proteins, and to Demis Hassabis and John M. Jumper for solving the half-a-century problem of predicting proteins' complex structures using an artificial intelligence model called AlphaFold। लंबा सेंटेंस है, अभी और आगे भी है, इतना ही पढ़ लो, वैसे तो ये भी लंबा हो गया। कह रहा है जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का, इसको अवार्ड किया गया है पैसिव वॉइस लगा के, हैज़ बिन अवार्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज़ प्लस में बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है जी किसको दिया गया है, ये दिया गया 3 लोगों को। पहला आदमी है डेविड बेकर, और क्यों 4 लगा के बता रहे हैं, सक्सीड करने के लिए, सफलता पाने के लिए एक दिखाई देने वाले तौर पे, सीमिंग तौर पे इम्पॉसिबल फीट को, कारनामे को। और ये कौन सा कारनामा किया डेविड बेकर ने, इसने बिल्ड कर दिया नए प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो कुदरत में है ही नहीं, वैसे प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर इसने बना के दिखा दी। मतलब हमें नहीं मिले, हो सकता है किसी जानवर के अंदर वो हों। तो एक तो मिला है इनको, बेकर साहब को, इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। और दूसरा किसको मिला है जी, दूसरा मिला है जी डेनिस हासाबीस और जॉन एम जंपर, इन दोनों को कंबाइंड मिला है। और क्यों, सॉल्व करने के लिए आधी एक सेंचुरी की प्रॉब्लम को, 50 साल की एक प्रॉब्लम को, हाफ ए सेंचुरी मतलब 50 साल, और वो प्रॉब्लम थी प्रिडिक्ट करना या बताना प्रोटीन्स की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, जो प्रोटीन्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिन प्रोटीन्स को हम ऑलरेडी अपनी बॉडी में ढूंढ चुके हैं। और ये काम किया इन्होंने यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक मॉडल को, एक सॉफ्टवेयर को, जिसका नाम इन्होंने दिया है अल्फाफोल्ड। कह रहा जी दैट दे डेवलप, जिसको इन्होंने डेवलप किया था। तो इस तरीके से 3 लोगों को नोबेल मिला है। पहला नोबेल मिला बेकर को, बेकर ने तो ऐसे प्रोटीन बना करके दिखा दिए जो नेचर में है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम में साइंटिस्ट ये प्रोटीन लैब में भी बना सकेंगे और ऐसी सुपर पावर्स अपने को दे सकेंगे बॉडी को, या ऐसी बीमारियों को सही कर सकेंगे जो नेचर में जिनका कुछ प्रोविजन नहीं था। और डेनिस हसबीस और जॉन एम ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक मॉडल बनाया, उसमें इन्होंने ये दिखा दिया कि जो भी प्रोटीन हम ढूंढ चुके हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, 3D मॉडल उसका कैसा है। समझ गए। चलिए, प्राइज जो है सब्जेक्ट है आपका, हैज़ बीन अवॉर्डेड, इसकी वर्ब है, फीट यानी कारनामा ऑलरेडी आप जानते हैं, सक्सीड करना यानी किसी काम में सफलता पाना, सक्सेस पाना।
सक्सीड जो वर्ब है ना, इसको आप कुछ लोग समझते हैं सर ये ईडी लगा हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है सक्सीडिड, थर्ड फॉर्म है सक्सीडिड। तो सक्सीड, सक्सीडिड, सक्सीडिड, समझ गए ना। इस वर्ब को थोड़ा ध्यान रखना, इसके पीछे का ईडी देख करके फर्स्ट फॉर्म को ही थर्ड फॉर्म मत समझ लेना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इट यूज टू टेक ईयर्स ऑफ पेन्सटेकिंग एक्सपेरिमेंट्स टू डिटर्मिन द 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन को देख तो सकते नहीं आँख से, नहीं तो इसकी स्ट्रक्चर देख करके इसका ग्राफ बना दें हाथ से, है ना, इसकी फ़ोटो ले लें और फिर छाप दें उसकी फ़ोटो खूब सारी, ऐसा तो है नहीं, बहुत छोटा होता है ये। तो कह रहा है जी बहुत साल लगा करते थे पेन्सटेकिंग एक्सपीरियंस के, दर्द भरे एक्सपेरिमेंट के या प्रयोगों के डिटर्मिन करने में, निर्धारित करने में किसी भी प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर्स को। तो कई साल लगा करके एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर हम ढूंढा करते थे। कह रहा है जी विच इन मैनी केसेस हैव ओनली बीन पार्शली डिटर्मिन्ड। कह रहा है और ये भी बहुत सारे केसेस में आंशिक तौर पे ही डिटर्मिन हुई है। काफ़ी प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनका कई साल लगा करके भी पूरा स्ट्रक्चर हम बना नहीं पाए हैं। चलिए इट की वर्ब है यूज्ड, इट यूज टू टेक ईयर्स ऑफ पेन्सटेकिंग मेटिकुलस, बहुत ही दर्द भरा काम जो हो, जिसमें बहुत सावधानी, बहुत एफर्ट लगाया जाए, उसको बोलते हैं पेन्सटेकिंग। ठीक है, विच आया है स्ट्रक्चर के लिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, विच की वर्ब है हैव ओनली बी डिटर्मिन्ड। कह रहा है जी डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिटर्मिनिंग प्रोटीन फंक्शन। कह रहा है स्ट्रक्चर को जो डिटर्मिन करने का काम है, जरूरी क्यों है भाई, क्यों ढूंढनी है स्ट्रक्चर आपको, प्रोटीन आपके सामने है, इसको जो कर लो जो करना है इसका, नहीं, स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने का जो काम है ना, ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कदम है प्रोटीन के फंक्शन को डिटर्मिन करने का। स्ट्रक्चर देखकर ही हम बता सकते हैं प्रोटीन का क्या काम है बॉडी के अंदर। तो डिटर्मिनिंग की वर्ब है इज। कह रहा है जी कैसे बनते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स आर लॉन्ग रिबन्स इन विच 20 डिफरेंट अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स कैन बी सीक्वेंशली अरेंज्ड टू फॉर्म इनन्यूमरेबल कॉम्बिनेशंस। तो मैंने आपको बताया था ना, प्रोटीन एक धागा होता है, एक रिबन होता है, इस रिबन में 20 अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, जिनसे ये बना होता है। अब मान लीजिए 1 नंबर का यहाँ है, 2 नंबर का यहाँ है, और एक दूसरा प्रोटीन है उसमें 1 नंबर का यहाँ है, 2 नंबर का यहाँ है, 4 नंबर का इसमें यहाँ है, 4 नंबर का इसमें यहाँ है। तो ये प्रोटीन आपस में बदल जाएंगे। थोड़ा भी ऊपर नीचे आपने किया तो इनन्यूमरेबल कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, अम्पटीन या काउंटलेस आपको प्रोटीन की संरचनाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर लॉन्ग रिबन्स इन विच 20 डिफरेंट अमीनो एसिड ब्लॉक्स कैन बी सीक्वेंशली अरेंज्ड। प्रोटीन्स की वर्ब है आर, 20 अमीनो एसिड्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स की वर्ब है कैन बी अरेंज्ड पैसिव वॉइस में। इनन्यूमरेबल ये वर्ड ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, अम्पटीन को बोलते हैं इनन्यूमरेबल। कह रहा है इवन इफ रिसर्चर्स नो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ रिबन, द रिबन कैन ट्विस्ट एंड फोल्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल नंबर ऑफ पॉसिबल चेंज शेप्स फॉर ईच सीक्वेंस। कह रहे इसके बाद भी एक समस्या है, अगर आपने किसी प्रोटीन की संरचना को ढूंढ भी लिया, यहाँ तक कि अगर रिसर्चर्स ने जान लिया सीक्वेंस को अमीनो एसिड्स के किसी रिबन में, उनको पता लग गया ये कहाँ पे 1 नंबर का अमीनो एसिड है, कहाँ पे 2 नंबर का, कहाँ पे 10 नंबर का। कह रहा है फिर भी ये रिबन जो है ये ट्विस्ट और फोल्ड हो सकता है, ये घूम जाएगा या एक दूसरे के ऊपर पड़ जाएगा, अपने स्ट्रक्चर को बदल लेगा। और ये हो सकता है एक एस्ट्रोनॉमिकल नंबर ऑफ पॉसिबल शेप्स में, ऐसी पॉसिबल शेप्स में जिनकी नंबर जो है एस्ट्रोनॉमिकल है या काउंटलेस है। भाई एक लंबा प्रोटीन है, उसको 10 बार मुड़ गया तो 10 नई स्ट्रक्चर्स निकल आई, समझ पा रहे हो आप, ऐसे मुड़ा लेफ्ट में 10 राइट में। कह रहा है जी और ये होंगी हर सीक्वेंस के लिए अलग। कह रहा है जी देयर बाय मेकिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। और इस प्रकार से ये पूरा काम जो होता है मेक करते हुए होता है, बनाते हुए होता है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन को बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। हमारा चैलेंज ही है प्रोटीन की स्ट्रक्चर को समझें, पर वो प्रोटीन अगर मुड़ गया तो नया प्रोटीन बन जाएगा, नए टाइप का, और कुछ नया काम करने लगेगा बॉडी में। तो कैसे समझें स्ट्रक्चर को। रिसर्चर्स की वर्ब है नो, इवन इफ दे नो द रिबन कैन ट्विस्ट एंड फोल्ड। ट्विस्ट करना, मुड़ जाना, फोल्ड करना यानी तह लगा लेना। एस्ट्रोनॉमिकल यानी बहुत बड़ा हो, जो एस्ट्रोनॉमी में जो भी डिस्टेंस होती है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको आप हिंदी में, एस्ट्रोफिजिक्स है ना, ये जो चांद, सितारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, ये कभी भी किलोमीटर्स में नहीं, लाइट ईयर्स में दूर होते हैं। एक सितारा दूसरे सितारे से 5000 लाइट ईयर्स दूर है, तो इसमें लाइट ईयर की यूनिट यूज होती है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। इसलिए जब भी कोई नंबर बहुत बड़ा हो हम उसको एस्ट्रोनॉमिकल बोल देते हैं, है ना, ऐसा समझ लो एस्ट्रोनॉमी से लाया हुआ नंबर है, कोई बहुत बड़ी संख्या है, तो इतनी बड़ी संख्या में नए सीक्वेंस बन सकते हैं। कह रहा है जी फॉर इंस्टेंस इफ अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ ओनली 100 अमीनो एसिड्स
द प्रोटीन कैन अज्यूम एटलीस्ट 1047 डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स। कह रहे जी अगर एक प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ करता है, मिल करके बना हुआ है सिर्फ 100 अमीनो एसिड से, भाई 20 एसिड्स हैं लेकिन हर एसिड 5-5 बार आया, मान लो ऐसा समझ लो 100 हो गए ना, तो प्रोटीन जो है अज्यूम कर सकता है, ले सकता है कम से कम 1047 डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स को, ठीक है ना। और ये तो सिर्फ 100 ही हैं, अगर 10,000 हो तो यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर्स कितनी सारी होंगी। चलिए, प्रोटीन की वो है कंसिस्ट ऑफ होना, किसी चीज़ से मिल करके बना होना। किताब मिल करके बनी है पन्नों से, तो द बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, है ना। जब भी किसी चीज़ से आप कोई चीज़ बनाते हैं कंसिस्ट ऑफ करके लिखते हैं। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 10 रूम्स, घर जो है 10 कमरों से मिलके बना है। इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी डिटेल में करवाऊंगा आपको, थोड़ा फ्लो बनाओ, इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं फिर आएंगे इस पे। बड़े आगे, प्रोटीन की वो है कैन अज्यूम करना यानी ले लेना। कह रहा है जी टिल अ फ्यू ईयर्स अगो ऑफ द 20,000 odd proteins found in the humans, the structure of only a third was partially determined even experimentally। कह रहे जी अगर कुछ सालों तक के पहले की ही बात करें, ज़्यादा पुरानी नहीं करें, 10, 5, 15 साल पुरानी बात भी करें, तो जो 20,000 जैसे प्रोटीन फाउंड होते हैं बॉडी में, पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, समझ पा रहे हो। 20,000 ऑड का मतलब है 20,000 जैसे। अब ये हो सकता है 22,000 हो या 19,000 हो या 20,050 हो या 21,250 हो, 10-5% ऊपर नीचे मान लेना। कह रहा है जी 20,000 जितने जो प्रोटीन पाए जाते हैं बॉडी में, कह रहा है जी इनमें से जो स्ट्रक्चर है सिर्फ 1/3 की, लगभग 6-7 हज़ार की, वो भी आंशिक तौर पे डिटर्मिन्ड थी, यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे भी एक्सपेरिमेंटली। समझ गए। चलो, स्ट्रक्चर की वो है वॉज डिटर्मिन्ड अ थर्ड यानी 1/3, 1/3। याद रखें जब भी आगे अ लग गया हो, 1 लग गया हो, तो उस पूरे रेशो को आपको सिंगुलर रखना है, पीछे एस का इस्तेमाल नहीं करना है। 1/3, 1/4, 1/5, अ 6, जो भी लिखना चाहें, 1 और अ अगर पहले आ जाए तो पीछे एस इसके नहीं आएगा। लेकिन अगर आगे 1 ना आ रहा हो, आगे लिखा हो 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी लिखा हो 1 के अलावा, तो फिर ये पूरा रेशो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे 2/3 लिखा होता तो 2/3 लिखना पड़ता, 3/5 लिखा होता तो 3/5 लिखना पड़ता। 1/3 लिखा है बिना एस के, 1/5 भी आता बिना एस के, अ लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, पीछे एस नहीं आएगा। कह रहे जी हासबीस एंड जंपर मेड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन चाइल्ड्स प्ले। कह रहे जो हासबीस और जंपर हैं, जो दोनों को कंबाइंड मिला है, एक साथ मिला है, उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन को बना दिया बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले। ये सारा काम जो हम कई सालों से नहीं कर पाए थे, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर और अपने खोज के आधार पर इन्होंने बच्चों का काम कर दिया। अब ये बच्चा भी बता सकता है कौन सा प्रोटीन कैसा होगा। हैसबीस और जंपर की वो है मेड, चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल, एफर्ट्स लेस जॉब। अब देखो, चाइल्ड्स प्ले से 2 वन वर्ड्स बनते हैं, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। हिंदी में दोनों को बोलते हैं बच्चों जैसा या बचकाना, लेकिन इन अंग्रेजी में इन वन वर्ड्स के या एडजेक्टिव्स के मीनिंग थोड़े डिफरेंट है। चाइल्डिश वो चीज़ है जिसमें बचकानापन हो, कोई बड़ा आदमी ऐसा काम कर रहा हो जिसको देख के लगे यार ये क्या पागल है, ये कहाँ से आया है, ये इसमें मेच्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी। 50 साल का आदमी और ऐसी बातें कर रहा है जैसे 15 साल का कोई लड़का करता है। तो जब आप नेगेटिव सेंस में किसी को बचकाना बोलते हैं तो आप उसको बोलते हैं चाइल्डिश। लेकिन कोई ऐसा आदमी, बड़ा आदमी जो अपनी एज, बच्चों की एज से पार हो गया है, लेकिन वो कोई सिंप्लिसिटी दिखाए, इनोसेंस दिखाए, भोलापन दिखाए, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड लाइक। समझ गए ना, ये होता है पॉजिटिव सेंस में। तो कोई भला आदमी आपको दिखे जो बहुत भोला हो, बहुत, है ना, समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, भला आदमी हो, तो उसको आप बोल देंगे चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी थी उसकी, बहुत सरल स्वभाव का आदमी था। और कोई बचकाने काम करने वाला इंसान हो तो उसको आप बोलेंगे चाइल्डिश पर्सनैलिटी थी उसकी, लैक ऑफ मैच्योरिटी वाले काम करता था नेगेटिव सेंस में। तो ये वन वर्ड आपके क्लोज टेस्ट में काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखना। दोनों के बीच का डिफरेंस आज मैंने आपसे पूछा भी है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा जी अल्फा फोल्ड हैज़ नाउ प्रेडिक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल 200 मिलियन प्रोटीन्स फ्रॉम नियरली अ मिलियन स्पीसीज। कह रहा है इन्होंने बच्चों का काम ऐसे बना दिया कि इनका जो सॉफ्टवेयर है अल्फा फोल्ड, वो प्रिडिक्ट कर चुका है, बता चुका है स्ट्रक्चर को 200 मिलियन प्रोटीन्स की, 20 करोड़ प्रोटीन्स की। और ये कहाँ से आए? 1 मिलियन स्पीसीज से आए, लगभग 10 लाख जो है प्रजातियों के हैं। मतलब सबकी स्ट्रक्चर ये बना देता है। 1 सेकंड में आप इसको बस थोड़ा सा आइडिया दो, आपको क्या चाहिए, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर आपके सामने बना के खड़ी कर देगा, और वो सही भी होगी। अल्फा फोल्ड की वर्ब है हैज़ नाउ प्रेडिक्टेड। कह रहा है बेकर डेवलप्ड कंप्यूटराइज्ड मेथड्स टू क्रिएट प्रोटीन्स दैट डिड नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट। तो ये दोनों थे बाद वाले जिन्होंने अल्फा फोल्ड बनाया था, जिससे
कोई भी प्रोटीन हमारी बॉडी में है उसकी स्ट्रक्चर हमें दिख जाएगी। जो बेकर साहब हैं तो एक स्टेप और आगे चले गए, इन दोनों से अलग है, तीसरा आदमी है बेकर। कह रहे बेकर ने डेवलप कर दिया ऐसे कंप्यूटराइज मेथड्स को जो ऐसे प्रोटीन्स को क्रिएट करेंगे जो पहले एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, हमारी नेचर में थे ही नहीं। हो सकते हैं वो स्ट्रक्चर बन सकती है, लेकिन आज तक हमारी नेचर में हमने ऐसे प्रोटीन्स देखे नहीं है किसी भी जानवर इंसान में। कह रहे जी एंड विच इन मैनी केसेस हैव एंटायरली न्यू फंक्शंस, और ये वो प्रोटीन है जो अलग अलग केसेस में बहुत मामलों में एकदम नए टाइप के फंक्शंस रखते हैं, है ना। जैसे कोई प्रोटीन ऐसा हो जिससे आपको सोने की ज़रूरत ना पड़े, आप दिन में एक बजाय सोने के जो बजाय आप साल में एक बार सोएं, ऐसा प्रोटीन आपकी बॉडी में डेवलप हो गया। तो ऐसे प्रोटीन हमारी बॉडी में है नहीं, लेकिन बेकर ने बना के दिखा दी हैं। अब इन्हीं पे आगे आप जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखेंगे अगले सालों में। चलिए, बेकर की वर्ब डेवलप्ड, दैट की वर्ब डिड नॉट एग्जिस्ट, विच की वर्ब है हैव। अब लग रहा होगा इंटरेस्टिंग, आपको कहानी की तरह समझ में आ रहा है तो इंटरेस्टिंग लगता है ना। जब भी आप किसी चीज़ में बोर होते हैं ना, उसका एक सिंपल फॉर्मूला ये है जी, बोर इसलिए हो रही है क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। जब भी किसी चीज़ को लिखा गया है और उसको समझा जाए, वो चीज़ कभी बोरिंग हो ही नहीं सकती। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं, कंसिस्ट के बाद में ऑफ क्यों लगाए और कब नहीं लगाना। देखिए, इंग्लिश में ये 6-8 वर्ब्स हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड की वर्ब्स एक दूसरे की सिनोनिम्स हैं। आंसर भी जवाब देना, रिप्लाई भी जवाब देना। इनहैबिट का मतलब भी रहना और लिव का मतलब भी रहना। अपोज का मतलब भी विरोध दिखाना, ऑब्जेक्ट का मतलब भी विरोध दिखाना। इन्वेस्टिगेट का मतलब भी जांच करना और प्रोब का मतलब भी जांच करना। अवेट का मतलब भी इंतजार करना और वेट का मतलब भी इंतजार करना। समझ पा रहे हो ना। लेफ्ट और राइट की वर्ब्स एक दूसरे की सिनोनिम्स हैं, लेकिन राइट वाली वर्ब्स अपने बाद एक फिक्स प्रेपोजिशन लेंगी, लेफ्ट वाली नहीं लेगी। अगर आप किसी कहीं पहुंच रहे हैं तो आपको रीच के बाद में एट नहीं लगाना, अराइव के बाद में एट लगा दो। कहीं पहुंचने के लिए बता दो आई हैव अराइव्ड एट दिस प्लेस, बट आई हैव रीच्ड एट दिस प्लेस, ये गलत हो जाएगा, रीच के बाद में एट नहीं आएगा। तो ये सिनोनिम तो है, लेकिन राइट साइड वाली वर्ब अपना प्रेपोजिशन लेगी, लेफ्ट वाली बिना प्रेपोजिशन के आएगी। दिमाग में बिठा लो, 8 वर्ब्स हैं, जैसे याद करना चाहो इन 10 वर्ब्स को वैसे याद कर लो। क्वेश्चंस बनेंगे आपको एग्जाम्स में दिखेंगे। एक सेंटेंस करवाता हूं मैं, इन्हीं वर्ब्स के ऊपर बेस्ड है, 3 इसमें एरर्स हैं। एक सेकेंड। आफ्टर डिलीजेंटली सीकिंग फॉर द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, शी अवेटेड फॉर द राइट मोमेंट एंड इवेंचुअली रीच्ड एट अ सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। कह रहा है जी, डिलीजेंटली सीक फॉर करने के बाद, डिलीजेंटली यानी बहुत मेहनत के साथ, सीक फॉर करना किसी चीज़ को ढूंढने पाने की कोशिश करना। समस्या के सोल्यूशन को बहुत मेहनत के साथ में ढूंढने के बाद में उसने इंतजार किया, अवेट किया सही मौके का, राइट मोमेंट का, और आखिरकार इवेंचुअली वो पहुंच गई, रीच कर गई एक सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन पे, एक सही निष्कर्ष पे, जो सेटिस्फैक्ट्री हो, जो सेटिस्फैक्शन देने वाला हो। क्या गलती है इसमें? अरे आप अगर सोल्यूशन को ढूंढ रहे हो तो सीक फॉर मत लिखो भाई। फोर लगाया है तो फिर सीक फॉर लिखने की बजाय आप लिखें लुकिंग फॉर। ठीक है, लुकिंग फॉर। और अगर आपको सीक का इस्तेमाल करना ही है, आपको लगे सर मुझे तो सीक लगाना है, तो फिर सीक लगाओ, भले फोर को निकाल दो। समझ गए ना? जो करना चाहो आपकी इच्छा है, बस फोर निकालना है तो सीक लगा लो, सीक को निकाल मतलब फोर रखना है तो लुक को लगा लो। वैसे ही अवेट के बाद में फोर नहीं आएगा, वेटेड के बाद में फोर आता है। या तो लिखो शी वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, और या फिर लिखो शी अवेटेड द राइट मोमेंट बिना फोर के। देख रहे हो, वेट के बाद में फोर, अवेट के बाद में नहीं। वैसे रीच्ड के बाद में एट नहीं आएगा, या तो अराइव्ड लिखो या फिर इस एट को निकाल दो, रीच्ड को वैसा का वैसा रहने दो। चलिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं क्योंकि याद करनी पड़ेगी, सिंपल इसलिए क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला को अप्लाई करो, इन वर्ब्स को देखो, और लास्ट में आपको 3 एरर्स मिलेंगी, इनको ढूंढने की कोशिश करो। क्लास वर्क दे रहा हूँ आपको, कमेंट्स में डालना है। अभी कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, आंसर, ऑब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेट और कंप्राइज, 4 अपने पास हैं, ढूंढ के रखना कैसे किसको क्या बनाओगे। बढ़े आगे, चलो कमेंट्स में डालना जरूर से। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं भाई साहब। कह रहे जी, इन 2018 हसबीस एंड जंपर अचीव्ड एन एक्यूरेसी ऑफ 60% इन प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर। कह रहे ये जो सॉफ्टवेयर है, क्या नाम था इसका, अजीब सा नाम था ना, मेटा, ऊपर नाम आएगा इसका यार, ठीक है, अल्फाफोल्ड। कह रहे ये आज नहीं बना, ये बहुत टाइम से बना रहे हैं लोग। कह रहे 2018 में, 6 साल पहले, इन दोनों का ये सॉफ्टवेयर जो था, या इन दोनों ने इस सॉफ्टवेयर के सहारे अचीव किया था 60% की एक्यूरेसी को प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने में, प्रिडिक्ट करने में। तो तब ये सॉफ्टवेयर तो था, लेकिन सही तरीके से सारे प्रोटीन नहीं बता पाता था।
ठीक है, हसबीस एंड जंपर की वर्ब है अचीव्ड। कह रहा है जी इन 2020 द एआई मॉडल्स परफॉर्मेंस वाज कंपेरेबल विद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। कह रहा है 2020 में ये थोड़ा और आगे आया, इस एआई मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो कंपेरेबल हो गई, बराबर हो गई तुलनात्मक तौर पे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नाम के इस मेथड के साथ। तो ये सबसे शानदार मेथड हमारे पास यही था पिछले 50 सालों से। 2020 में इनका मॉडल, इनका सॉफ्टवेयर जो है हमारे एक्सरे मॉडल के बिल्कुल आसपास आ गया, बिल्कुल वैसा ही हमें जो है नतीजा मिलने लगा। फिर क्या हुआ, कह रहा है जी दो स्टिल नॉट परफेक्ट द एआई मॉडल एस्टिमेट्स हाउ करेक्ट द स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इज। कह रहा है जी हालांकि अभी भी परफेक्ट नहीं है, ये बहुत आसान हो गया लेकिन 100% जो है इसमें एक्यूरेसी नहीं है। कह रहा है फिर भी ये जो एआई मॉडल है ये एस्टिमेट करके हमें बता देगा कितनी करेक्ट जो है स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस हुई है, जो बनाई हुई है वो है। कोई भी स्ट्रक्चर इसको दिखाओ ये बता देगा ये सही है गलत है। और ये काम कैसे करेगा भाई सारा, ये करेगा जी अलाउ करते हुए, इजाज़त देते हुए रिसर्चर्स को टू नो द रिलायबिलिटी ऑफ प्रेडिक्शन, नो करने की रिलायबिलिटी को या भरोसेमंदी को उस प्रेडिक्शन की। ठीक है ना, तो ये काम जो इतना सा ये कर देता था। ये 2020 की बात बता रहा है, 2020 में इतना परफेक्शन इसमें आ गया था, फिर उसके बाद तो और परफेक्ट हो गया। कह रहा है द कोड फॉर अल्फाफोर्ड मॉडल हैज़ बीन पब्लिकली अवेलेबल सिंस 2021। 2021 से अल्फा फोल्ड मॉडल जो है इसका कोड, इसका जो समझ गए ना लैंग्वेज जैसे बना है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है सन 2021 से। एंड द एआई टूल हैज़ बीन यूज्ड बाय मोर देन 2 मिलियन पीपल फ्रॉम 190 कंट्रीज। और इस एआई टूल को इस्तेमाल किया गया है 2 मिलियन लोगों के द्वारा 190 देशों में, साइंटिस्ट लोगों ने इसको अच्छे से यूज़ किया है। तो ये होता है ट्रू साइंस जो है साइंस। आपने कुछ ग्राउंड शेकिंग नहीं, कुछ जो है डिस्कवरी की और आपने क्या किया, पिछले 3 सालों से उसको इंटरनेट पे डाल रखा है, जो आदमी इसका फ़ायदा उठाना चाहे उठाओ, है ना, इस डिस्कवरी को यूज़ करके और जितना आगे ले जाना चाहो आप साइंस को लेकर के जाओ। तो ये 2021 से इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल करा के इन्होंने रखा है। कोड की वर्ब है हैज़ बिन, एआई टूल की वर्ब है हैज़ बिन यूज्ड। कह रहा है जी बेकर यूज्ड हिज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रोसेटा टू जनरेट न्यू प्रोटीन्स। तो ये तो था अल्फा फोल्ड का जो उन दोनों ने बनाया था, है ना, हसबीस और जंपर ने। 2018 में थोड़ा सा 60% एक्यूरेसी, 2020 के अंदर इसकी एक्यूरेसी जो है हमारे एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के बराबर आ गई। फिर उसके बाद में आज बहुत अच्छा एक्यूरेट है और फ्रीली अवेलेबल है। अब दूसरा जो साइंटिस्ट है बेकर, कह रहे जी जो दूसरा है बेकर, उसने इस्तेमाल किया अपने कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को, जिसका नाम है रोजेटा, ताकि वो जनरेट कर सके नए प्रोटीन्स को दैट नेवर एग्जिस्टेड नेचुरली, जो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है नेचर में, हमारी प्रकृति में। बेकर की वर्ब है यूज, दैट की वर्ब है एग्जिस्टेड। कह रहा जी इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्टिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, he created new protein structures and used Rosetta to determine the amino acid sequence by searching a database of the all non-protein structures। कह रहा है जी बजाय प्रिडिक्ट करने के प्रोटीन की स्ट्रक्चर को, बजाय जो है निर्धारित करने के, बताने के किसी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को, जो उन दोनों ने किया ऊपर हसबीस ने, और वो स्ट्रक्चर जो हो अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे आधारित, कौन सा अमीनो एसिड पहले कौन सा बाद में। कह रहा है इसके बजाय बेकर ने कुछ नया किया, बेकर ने क्रिएट किया नई प्रोटीन स्ट्रक्चर खुद अपने आप से, और यूज़ किया अपने सॉफ्टवेयर को, रोसेटा को, जो इसने खुद बनाया है, डिटर्मिन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए उस नए प्रोटीन की सीक्वेंस को। और कैसे, बाय सर्चिंग अ डेटाबेस ऑफ ऑल नॉन प्रोटीन्स, सर्च करके डेटाबेस को सारे नॉन प्रोटीन्स के, उनकी स्ट्रक्चर्स के, एंड लुकिंग फॉर शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स दैट हैड सिमिलरिटीज विद द डिजायर्ड स्ट्रक्चर, और ढूंढ करके, लुक फॉर करके, सीख करके छोटे फ्रेगमेंट्स को, हिस्सों को प्रोटीन्स के जिनमें सिमिलैरिटीज थी उनकी डिजायर स्ट्रक्चर के साथ। तो इसने प्रोटीन ऐसा बनाया जो हमारे नेचर में है ही नहीं, तो डेटाबेस में भी नहीं होगा। पर डेटाबेस में ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन नंबर 15 का 40% और प्रोटीन नंबर 20 का 20% और प्रोटीन नंबर 1 लाख का 10% या और 20%, ये तीनों मिल जाएं, है ना, ये 40%, ये तीनों मिल जाए तो आपका नया प्रोटीन बन जाएगा जो नेचर में नहीं है। आई बात समझ में? तो इसने ये करके दिखाया, इसने नए प्रोटीन बनाए, सारी स्ट्रक्चर देखी, वैसा प्रोटीन कहीं मिलता नहीं है नेचर में, फिर उसके छोटे छोटे हिस्से ढूंढे अलग अलग प्रोटीन्स में और उनको मिला के बताया इन तीनों को मिला दें तो ये नया वाला प्रोटीन ऐसा बन सकता है। चलिए, ही आया बेकर के लिए, वर्ब है क्रिएटेड, दूसरी वर्ब है यूज्ड। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, इसकी जगह आप रादर देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेफर किया जाता है और रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को। तो रादर देन लगाना होता है तो फिर मैं
यहाँ पे प्रिडिक्ट लिखता, वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करता। दोनों का मतलब बजाय होता है, जो भी आप यूज़ करें। फ्रैगमेंट यानी छोटा टुकड़ा, स्प्लिंटर, याद होगा ये वर्ड आपको, है ना। कह रहे जी रोसेटा देन ऑप्टिमाइज दीज फ्रैगमेंट्स एंड प्रपोज्ड एन अमीनो एसिड सीक्वेंस। बाद में वही हुआ, रोसेटा ने इनको ऑप्टिमाइज किया इन छोटे छोटे हिस्सों को, 40% ये, 20% ये, 30% ये, 10% ये, और फिर प्रपोज किया एक नई अमीनो एसिड सीक्वेंस को। रोसेटा इसका सॉफ्टवेयर है, दो वर्ब्स हैं, ऑप्टिमाइज्ड एंड प्रपोज्ड। ऑप्टिमाइज करना यानी चीज़ों को ऑप्टिमम बनाना, आइडियल कंडीशन में लाना। ऐसे ही आंख बंद करके नहीं मिलाओगे आप, वो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कंपैटिबल होनी चाहिए, है ना। वो प्रोटीन ऐसा हो जो स्टेबल हो। मैंने थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में आपको पढ़ाने से पहले, क्योंकि मेरे लिए भी सब ये नया है। मैं साइंस के फील्ड से हूँ लेकिन बायोलॉजी के फील्ड से नहीं हूँ, है ना। तो ये ऑप्टिमाइज करने का मतलब यही होता है कि वो जो स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं आपस में वो स्टेबल भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो प्रोटीन खुद को डिस्ट्रॉय करे। तो ये करके इसने दिखाया और फिर नए प्रोटीन को प्रपोज किया। कह रहा लाइक हसबीस एंड जंपर बेकर टू मेक द कोड फॉर रोसेटा फ्रीली अवेलेबल सो दैट रिसर्चर्स कैन डिवेलप द सॉफ्टवेयर एंड फाइंड न्यू एरियाज ऑफ एप्लीकेशन। कह रहे हैं हसबीस और जंपर जैसे महान वैज्ञानिकों की तरह ही बेकर नाम के भी इस साइंटिस्ट ने बना दिया अपने कोड रोसेटा को फ्रीली अवेलेबल, मुफ्त में अवेलेबल इंटरनेट पे, ताकि रिसर्चर्स जो हैं डेवलप कर सकें इस सॉफ्टवेयर को और आगे, है ना, इसको रिफाइन कर सकें और ज़्यादा एडवांस बना सकें और फाइंड कर सकें नए एरियाज ऑफ एप्लीकेशन को, कहाँ कहाँ इस नई डिस्कवरी को अप्लाई किया जा सकता है, किस नए फील्ड में। तो इन तीनों ने बड़ी खोज की है, बड़ी इजादें की हैं और बड़े दिल के साथ में अपनी खोज को इंटरनेट पर रख दिया है पिछले 3-4 सालों से। फाइनली इन तीनों को नोबेल मिल चुका है इस साल का। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। होपफुली इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, कहानी समझ में आई तो अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है ना। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। वीडियो को पॉज करना है, पैरा जंबल सेट है और मेंस का क्वेश्चन है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। आराम से एक बार ट्राई दो, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सीक्वेंस बनेगा। चलो, अगर खुद से ट्राई नहीं दे रहे हो, सिर्फ मेरा देख रहे हो, तो कुछ ज़्यादा फायदा ले नहीं पाओगे, इसलिए खुद से ट्राई देना। अब मैं करवाने लगा हूँ आपको, ठीक है। कह रहे जी अल्फा फोल्ड जो एक मॉडल है, इसने प्रिडिक्ट कर दिया 3D स्ट्रक्चर्स को 10 लाख प्रोटीन के बहुत बड़े स्केल पे बढ़ाते हुए, तेज बनाते हुए, एक्सेलरेट करते हुए बायोलॉजिकल रिसर्च को। तो फर्स्ट केस में बताया गया अल्फा फोल्ड क्या है। दूसरे केस में डेविड बेकर्स रोसेटा सॉफ्टवेयर वॉज यूज टू डिज़ाइन एंटायरली न्यू प्रोटीन्स। तो बेकर का जो रोसेटा है, इसको नए प्रोटीन्स को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया गया। और ये प्रोटीन विद नोवल फंक्शंस हैं, नए फंक्शंस के साथ में है, नॉट फाउंड इन नेचर, जो हमारी प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, आप सो नहीं रहे हो, साल में एक बार नींद की ज़रूरत है, ऐसे प्रोटीन अगर आप में डाल दिए जाएँ तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये ए में अल्फा फोल्ड के बारे में बताया गया, बी में रोसेटा के बारे में बताया गया। कह रहा जी डिटर्मिनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैज़ हिस्टोरिकली बीन अ चैलेंजिंग टास्क। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करना ऐतिहासिक तौर पे बड़ा चैलेंज वाला टास्क रहा है। क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रोटीन्स फंक्शन, जो बहुत क्रिटिकल भी रहा है समझने के लिए प्रोटीन्स कैसे फंक्शन करते हैं। सी में आपको चैलेंज बताया गया, हमारे सामने चुनौती क्या थी। ए और बी में उस चुनौती का हल बताया, सी में आपके सामने चैलेंज बताया। डी में क्या बताया भाई, कह रहा है जी बाय मेकिंग बोथ अल्फा फोल्ड एंड रोसेटा फ्रीली अवेलेबल देयर क्रिएटर्स एम टू प्रमोट साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। मेक करके इन दोनों सॉफ्टवेयर को मुफ्त में अवेलेबल, इनके क्रिएटर्स ने कोशिश की है कि वो साइंटिफिक कोलैबोरेशन और इनोवेशन को प्रमोट करें। देखो जी, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं, जब तक इनके बारे में नहीं बताओगे तब तक डी तो नहीं आ सकता। दोनों को फ्रीली अवेलेबल कब करोगे, जब तक इनके बारे में बताओगे नहीं। हो सकता है क्या पहले तो आप इनके बारे में बताओ नहीं और सीधे लिख दो ये दोनों फ्री में अवेलेबल हैं, तो कोई भी पूछेगा ना कौन है रोसेटा, सॉफ्टवेयर है, लड़की है, लड़का है, अल्फा फोल्ड क्या है। तो कहने का मतलब ए और बी पहले आएंगे, डी बाद में आएगा। तो जिस ऑप्शन में डी ए या बी से पहले आ रहा है वो मेरा आंसर नहीं है। इतनी बात क्लियर। यहाँ डी ए से पहले आ रहा है, मेरा आंसर नहीं है। यहाँ डी बी से पहले आ रहा है, मेरा आंसर नहीं है। यहाँ डी ए बी के बाद आ रहा है, यहाँ डी ए बी के बाद आ रहा है। तो या तो मेरा आंसर है थर्ड या मेरा आंसर है फोर्थ। थर्ड शुरू हो रहा है ए से, फोर्थ शुरू हो रहा है सी से। सी यानी चुनौती है यहाँ पे। चैलेंज पहले बता दो, फिर अल्फा फोल्ड बता दो उसका एक सोल्यूशन, फिर डेविड बेकर का रोसेटा बता दो उसका फर्दर सोल्यूशन, और लास्ट में आपने डी में बता दिया ये दोनों फ्री में अवेलेबल है। समझ पाए ना। तो पहले चैलेंज बताना है आपको, फिर दोनों सॉफ्टवेयर बताने हैं और फिर लास्ट में। तो इस तरीके से सी ए बी डी आपका आंसर होना चाहिए। होपफुली ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, पर ये सिखाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको मुश्किल लगा तो ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें अपने मेंस एग्जाम में। कह रहे जी की डिस्टिंक्शन क्या है बेकर की अप्रोच की और हसबीस और जंपर की अप्रोच की।
क्या फ़र्क है इन दोनों की अप्रोच में? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर बिना ऑप्शंस के। अरे भाई हासबीस और जो है दूसरा क्या नाम है इसका, जंपर, इन्होंने अल्फा बनाया, क्या नाम है उसका, अल्फा फोल्ड, जो किसी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बता देगा और जो प्रोटीन एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी नेचर में है। बेकर ने कुछ ऐसा बनाया है प्रोटीन जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, नए प्रोटीन बना के बेकर ने दिखाए हैं। तो बेकर क्रिएटेड न्यू प्रोटीन्स, वाई हासबीस एंड जंपर फोकस्ड ऑन प्रिडिक्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। इजी है ना ये तो, सी आंसर बनेगा सेकंड का। चलो तीसरे में पूछा है जी, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का क्या रोल है इस आर्टिकल के हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का क्या फंक्शन है, क्या रोल है? देखो जी 2020 तक एक्सरे क्रिस्टोग्राफी ही सबसे बढ़िया हमारे पास टूल था, है ना। अल्फा फोल्ड तब तक 60% ही जो है एक्यूरेट था, लेकिन 2020 में हम एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के बराबर ले आए अल्फा फोल्ड को। फिर उसके बाद अल्फा फोल्ड आज की डेट में इससे भी आगे निकल चुका है। तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी जो है ना, ये एक बेंचमार्क है, एक पैमाना है किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी को कंपेयर करने का। अगर इससे नीचे हैं तो आप समझ गए ना, और इससे ऊपर हैं तो आप एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के से ज़्यादा जो है यूटिलाइज जो आप यूज़फुल हैं। तो कहने का मतलब ये एक बेंचमार्क या पैमाने का काम कर रहा है एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। अब ये आर्टिकल आप पढ़ोगे सेकंड पैराग्राफ में, शुरू में आपको बताया गया है। सी आंसर बनेगा इसका। थोड़ा मुश्किल था ये क्वेश्चन, वन वर्ड्स पे आ जाओ। डिबैकल का मीनिंग पूछा आपसे, कोई बॉम्ब फटता है तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं पूछा आपसे। किसी आदमी की इनोसेंस और जो बच्चे जैसी सिंप्लिसिटी है या साधारणता है उसको बताने के लिए कौन सा वर्ड है, चाइल्डिश या चाइल्ड लाइक। और लास्ट में आपसे मीनिंग पूछा है मेटिकुलस का, तो पंक्टिलियस होगा, इन्यूमरेबल होगा, मेटामॉर्फोस होगा या फियास्को होगा। सारे वर्ड्स आपको करवाए गए हैं, खुद से एक बार ट्राई दो। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को मैंने डाल दिया है, वीडियो के पिन कमेंट में जाके चेक करें। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी, पहली मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको जरूर मिलेगी इस वर्ड की वजह से। फर्स्ट कमेंट में अगेन आंसर्स हैं, जाके चेक करना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, बताना जरूर से। क्लास कैसी लगी आज की? मुश्किल आर्टिकल इजी तरीके से पढ़ करके फील आई होगी आपको, है ना। इंग्लिश आसान है, अगर पूरा क्लास देखते हो, पूरी क्लास तो पीडी लिखा करो सर पूरा देखा और सब समझ में आया हो तो पीडीआई लिख दिया करो सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है, कमेंट्स